हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी, जिसमें पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण है ना कि आपको एग्जाम में यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में भी जानेंगे फ्रेंड्स। और एक बात आपको बता दें कि हमारे वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे और आई होप कि आपका जो है यहाँ से नंबर भी अच्छे से स्कोर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश वे भिन्न हैं। संवर्धन, गतिवर्धन, गतिवर्धन, संवर्धन, समायोजन, संशोधन, संशोधन, समायोजन। तो यहाँ पे समावेशन से फ्रेंड्स हर बार सीटेट में 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे समावेशन से क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समावेशन के क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो समावेशन की बात हो रही है कि इसके संदर्भ में जो पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा समायोजन और संशोधन। जैसे कि यहाँ पे समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बच्चे को तो एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा तो सबके लिए होता है, लेकिन समान शिक्षा जो है सबके लिए एक समान शिक्षा होना चाहिए। जो भी आप पाठ्यचर्या करिकुलम जो भी आप बनाएं वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो ये समावेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो कि दृष्टिबाधित है या फिर जो है उसको जो है कान से कम सुनाई दे रहा है या फिर पूरा ही नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से जो उसको जो है आँख से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कम सुनाई देता है तो बच्चे को क्या करेंगे, हम आगे बैठाएंगे। तो ये होती है समावेशन। तो सबको करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे संशोधन की जो बात हो रही है, तो संशोधन का मतलब ये हुआ कि उसमें अगर बच्चे को ज़्यादा ही जो है सुनाई कम दे रही है, ज़्यादा दिक्कत है, उसके सुनने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम मशीन की करेंगे, मशीन लगाएंगे बच्चे को। अगर वो जो है ज़्यादा दृष्टिबाधित है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, तो उसके लिए ब्रेल लिप का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मान लीजिए कि किसी और डिजीज़ है, कि अगर फिजिकल डिजीज़ है जैसे कि वो चल नहीं सकता है, तो उसके लिए हम अपने स्कूल में रैंप वगैरह या फिर जो है व्हील चेयर का इस्तेमाल जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो उसके में संशोधन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है। समायोजन में समान है लेकिन संशोधन में क्या है, भिन्न है। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन क्या है। यहाँ पे अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। बी है कि एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। सी है कि गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। डी है कि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। यहाँ पे जो अपसारी चिंतन है ना, उसके बारे में ये बोला गया है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें जो है कि प्रॉब्लम से एक होती हैं और उसकी जो हल होता है ना, जो उसको जो कई तरह के होते हैं। समस्या तो एक होती है लेकिन जो उसके समाधान होते हैं ना वो कई सारे होते हैं। अपसारी चिंतन में होती है ये। तो इसके होंगे कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि एक समस्या हो उसके कई सारे हल हों। और यहाँ पे अभिसारी चिंतन क्या करता है कि एक सही समाधान पर स्थिर है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसी लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ए है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बी है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। सी है कि सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। डी है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण।
तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आपने अगर कोई सीटीटी एग्ज़ाम जो आपको क्लियर करना है उसमें सपोज दैट कि आपका जो है नंबर क्या हुआ कि कम आ गया, तो आपने क्या हुआ कि जिस चैनल से आप पढ़े हैं, जिस स्टडी चैनल से आप पढ़े हैं, तो उसको कहेंगे कि हम शायद उससे बेहतर अगर किसी अदर चैनल पे जाके पढ़ा होता तो हमारा अच्छी बेहतरीन तैयारी हुई होती, तो आज हम इतना कम नंबर नहीं होता या फिर हम फेल नहीं होते। तो ये होता है कि जैसे कि जो बाहरी आरोपण होता है ये होता है। लेकिन अगर आंतरिक आरोपण होता है कि जिसमें आपको खुद इंटरेस्ट हो, खुद रुचि हो, आपने क्या हुआ सफलता और सफलता दोनों के लिए ही आंतरिक आरोपण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जैसे कि अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो आप खुद पे कहेंगे कि जैसे कि हम क्या हुआ कि हम कम तैयारी किए, या फिर हमें कंटेंट अच्छा नहीं मिला, या फिर हम अच्छे स्टडी चैनल से हमने तैयारी नहीं किया, हमने पढ़ाई नहीं किया, इस वजह से जो है हम क्या हुआ हमारा सीटेट में नंबर कम आ गए। तो ये होता है आपका आंतरिक आरोपण। तो सफलता और असफलता दोनों के लिए आप अपने आप को खुद जिम्मेदार बताएं, ये होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। आजकल के सीटेट में फ्रेंड्स क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप जब पेपर दे के आइएगा तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा कि कैसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में, गतिक विकास में। तो विकास के यहाँ पे देखिए तर्क भी है, चिंतन भी है और समस्या समाधान भी है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवैगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियम के लिए महत्वपूर्ण है। असंतुलन, निजवाक, अनुकूलन, संगठन। जिसको हम निजवाक यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निजवाक जिसको कि हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, जिसे हम अब आजकल इंग्लिश में पूछा जा रहा है, इनर स्पीच पूछा जा रहा है। निजी वाक जिसको हम, ये लेवैगोत्स्की के प्रस्तावित के अकॉर्डिंग है। इन्होंने ही बताया है कि जो बच्चा होता है जैसे कि मान लीजिए कपड़े को तय करता है, या फिर बटन लगाता है, या फिर खेलता है, या फिर गुड्डों से खेले, या फिर कुछ भी खेले, तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चा खुद से बात करता है उसमें। तो ये लेवैगोत्स्की के अकॉर्डिंग है कि निजवाक होगा यहाँ पे, जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं और हम इनर स्पीच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूरे वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संशोधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे अधिगम के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो बाकी अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अधिगम का तात्पर्य पूरे वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, तो ये भी सही है। सामाजिक क्रिया द्वारा संशोधित होता है अधिगम, ये भी सही है। लेकिन नहीं पूछा है तो जो नहीं गलत होगा वही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, नहीं अपितु एक उत्पाद है। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है समस्या समाधान को बढ़ावा देती है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण या प्रतिक्रिया सेट। तो यहाँ पे ये समस्या समाधान को बढ़ावा देती है। ये यहाँ पे है हमारा फ्रेंड्स अपसारी चिंतन, जो डाइवर्जर थिंकिंग है, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अपसारी चिंतन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ए है कि पहले स्तर के पहले चरण में, बी है कि पहले स्तर के दूसरे चरण में, सी है यहाँ पे कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, डी है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। तो यहाँ पे ये बातें हो रही है जैसे कि हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के जो सिद्धांत है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो है वीडियो इस पर एक आ चुकी है जो कि बहुत डिटेल में है। आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। आपको 100% कह रहे हैं फ्रेंड्स कि वहाँ पे 3 नंबर फिक्स है आना यहाँ से। तो यहाँ पे है कि आत्म केंद्रित होते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है ना, अगर क्लास में जाता है, अगर अपना किसी के साथ लंच शेयर किया ना, तो अगले बार बोलेगा कि हमने तो कल आपके साथ लंच शेयर किया था, तो आज अपना भी लंच मेरे साथ शेयर करो। अगर कोई चीज़ अगर उस बच्चे को दे दो तो बोलता है कि हमने तो कल ये अपना सामान दिया था, तुम भी अपना ये सामान दो। जैसे कि बच्चे को क्या हो ना, अपना लाभ उसमें दिखाई देना चाहिए। तो ये होता है फ्रेंड्स, ये पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज है, इसमें जो है पहले स्तर के दूसरे चरण में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है।
भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। यहाँ पे शैशव अवस्था में बात हो रही है समीपस्थ विकास, जैसे कि जो हमारे जो महान मनोवैज्ञानिक हैं जो लेवाई गोत्स्की, उन्होंने समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हम केंद्र से बाहर की तरफ, जैसे कि हम आपको बता दें केंद्र से बाहर के तरफ जो है ये होता है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे देखो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बाधिता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थित है। क्या है? जैविक कार्यात्मक है, कार्यात्मक जैविक है, क्रियात्मक शारीरिक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाधिता एक क्या है और स्थित है जबकि अक्षमता, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये होगा कि ये कार्यात्मक जैविक कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक या क्रियात्मक शारीरिक या सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे होगा कि बाधिता एक सामाजिक स्थित है जबकि अक्षमता एक मनोवैज्ञानिकों की स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? विकेंद्रण, इंद्रियों का समन्वय, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे ने क्या हुआ ना कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे और उन्होंने 4 जो है अवस्थाएं बताए थे, जिसमें पहला जो है हो गया था आपका 0 से लेके 2 वर्ष तक, फिर दूसरा हुआ था 2 से लेके 7 वर्ष तक, फिर 7 से लेके 11 वर्ष तक, फिर 11 से जो एबव हुआ था 15-16 के एज में, वो बताया गया था यहाँ पे। तो ये जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने जो पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक इन दोनों के जो है सोच से जो है अलग क्या करती है, इन दोनों अवस्थाओं के बीच की जो अलग करने वाली होती है वो होता है विकेंद्रण। विकेंद्रण कहने का मतलब कि फ्रेंड्स वहाँ पे बच्चा क्या करता है ना कि किसी भी नाप तौल माप जो भी है उसमें अंतर नहीं कर पाता है। अगर बच्चे को ना आप अगर एक एक का सिक्का अगर 10 दे देंगे और एक 10 का एक नोट दे देंगे ना, तो बच्चे को जो 10-10 का सिक्का होगा ना वो उसको ज़्यादा लगेगा कि ये तो ज़्यादा है, और एक जो 10 का नोट होगा ना वो बच्चे को लगेगा कि ये तो बहुत कम है, तो बच्चा ज़्यादा प्रीफर करेगा सिक्का लेना। और आपको हम यहाँ पे और एक विकेंद्रण का एक और एग्जाम्पल बता दें कि जैसे कि एग्जाम में पूछता है जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन से कि अगर एक समझ जाइए कि अगर एक बीकर है, इसमें अगर ग्लास है, अगर ये समझ जाइए कि आधा यहाँ पे पानी है ग्लास में, तो ये तो इतना ही, इसकी तो क्वांटिटी इतना ही है, लेकिन अगर इसको हम पतले अगर उसमें रख दें तो ये पानी अगर इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा ग्लास, क्योंकि इसका पतला और लंबा है इसका आकार। तो बच्चे को अगर पूछा जाए कि इसमें से ज़्यादा कौन है, तो बच्चा जो ये भरा हुआ है ना यही ज़्यादा बताएगा, कि क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि ये बर्तन जो है, ये जो ये गिलास है ये चौड़ा है तो इसलिए ये पानी इसमें इतना ही है तो मात्रा में उतना ही, लेकिन क्या हुआ जो आकार परिवर्तन हुआ है इस आकार की वजह से जो है इसमें पानी पूरा भर गया है। तो इसलिए बच्चा ये विकेंद्रण का माध्यम होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बच्चे इसमें क्या होते हैं ना कि कुछ भी अंतर नहीं कर पाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी उचित नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, सी है कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, डी है कि ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों गैर परंपरादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कि ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। ये जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक के द्वारा ऐसा उदाहरण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि को के मूल हैं? अंतरावैयक्तिक, भाषिक, स्थानिक। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि की बात हो रही है, लय और शब्दों की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाषिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले पूरक प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक सामाजिक संरचना
कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे होगा सहयोगी जो प्रायोजित कार्य होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता के दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए अध्ययन, या प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे दंड से बचने के लिए ये तो बाहरी प्रेरणा हो गया, बाह्य प्रेरणा होता है यहाँ पे देखिए शिक्षक की प्रशंसा, ये भी बाह्य प्रेरणा हो गया। प्रतियोगिता जीतने के लिए जो प्रतियोगिता होती है हमारे विद्यालयों में, उनको जीतने के लिए अध्ययन, ये भी जो है एक बाहरी प्रेरणा ही होगा। लेकिन यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है, तो अपनी जिसमें रुचि होती है ना, जो इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। जी कि अपनी जो जिसमें इंटरेस्ट होती है, जो रुचि होती है, वो क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ने इस पे बल देती है, कि स्मरण आधारित परीक्षा पे बल देती है, कि वेदन और अभ्यास पे बल देती है, कि ऑप्शन नंबर डी है कि संप्रत्ययी समझ जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इस पे बल देती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है 2020, ये देती है संप्रत्ययी समझ जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इस पे बल देती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यहाँ पे होगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? सामाजिक, मीडिया, परिवार, कानून, धार्मिक। तो यहाँ पे जो अगर प्राथमिक संस्था पूछती है अगर समाजीकरण का, तो सबसे पहले हमारा परिवार ही होगा। उसके बाद से जो है स्कूल, विद्यालय, सामाजिक, मीडिया, ये सभी होंगे। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा धार्मिक संस्था। लेकिन सबसे अगर समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका जो निभाती है वो हमारी परिवार होती है, क्योंकि परिवार में ही सबसे पहले बच्चे पले बड़े होते हैं और अपने से बड़ों को देख करके वो अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो हमारा सबसे पहले प्राइवेट परिवार ही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, इसीलिए क्वेश्चन हमको लाना बहुत जरूरी समझे हम। रीमा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। तो यहाँ पे रीमा होगा। रीमा के कद में बदलाव को क्या कहेंगे? यहाँ पे डैश है, क्या कहेंगे? पाढ़ कहेंगे। यहाँ पे पाढ़, वृद्धि, सीखना, अनुकूलन। तो यहाँ पे क्या हो रही है ना कि पहले तो उसकी अलमारी यहाँ पे अगर हैंडल है तो इसे अगर पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती थी। अब क्या हुआ है कि यही हैंडल अब वो पकड़ ले रही है आसानी से। तो क्या हुआ है? उसमें वृद्धि ही तो हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में और फ्रेंड्स बनाने में। तो आपने सपोर्ट करिए हमें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक है और वातावरणीय परिवेश से संबंधित परिवेश। यहाँ पे देखिए, आनुवांशिकता से संबंधित कारक पूछा है और वातावरणीय परिवेश से संबंधित कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है किसी व्यक्ति पर। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो आपको आनुवंशिकता और वातावरणीय से यहाँ पे पूछा गया है, तो ये होगा फ्रेंड्स कि कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं, शारीरिक, आध्यात्मिक, संवेदात्मक या संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे बच्चों के व्यक्तित्व भावनात्मक के बारे में पूछिए कि भावात्मक, और उसके जो है घटक से संबंधित जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं डैश, फिर के कौशल सीखते हैं। स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। बी है कि सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। सी है कि भाषा विश्लेषणात्मक तर्क। डी है कि विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो यहाँ पे शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे स्थूल गतिक कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर क्या होता है कि सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स मोटर स्किल्स हमेशा पूछा जाता है ये, इसलिए हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ला दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि शारीरिक विकास के संदर्भ में सबसे पहले स्थूल गतिक कौशल,
पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स अपने ग्रुप में और व्हाट्सएप में। हमारे वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।